हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल चकाचक होंगे। ठीक है क्या। तो भाई सेतु बैच का सेकंड लेक्चर आपका आ चुका है और सेकंड लेक्चर में अपन बात करेंगे कि अगर ट्वेल्थ में क्वेश्चन करते हुए अगर हमें जरूरत पड़े न्यूटन्स लॉ के कॉन्सेप्ट की, न्यूटन सेकंड लॉ की जरूरत पड़े। और कई बार क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना स्टार्ट करोगे वहां प्रॉब्लम में देखोगे कई बार इक्विलिब्रियम के केसेस आएंगे। समझ में आ रही है क्या बात। तो वैसे में यदि आपका 11th अच्छा नहीं रहा है तो हम चाहते हैं कि आपको इतना कुछ पढ़ा दिया जाए इस लेक्चर में जिससे कि आपके 12th के क्वेश्चन को करने में जो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट आए वो इन्हीं में से आए और आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो। बात समझ में आ रही है क्या। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मुख्यतः अपन दो ही बात करने वाले हैं। एक तो सेकंड लॉ का प्रॉब्लम में एप्लीकेशन कैसे करेंगे। ठीक है क्या। हालांकि बहुत ही सिंपल लेक्चर होने वाला है ये तो। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है हम तो ये कंसीडर करके मान रहे हैं कि आपने 11th एकदम ही बर्बाद कर दिया है। जिन बच्चों को आता है वो जाहिर सी बात है नहीं देखेंगे ये वीडियो। ठीक है क्या। और उसके बाद हम करेंगे केस ऑफ इक्विलिब्रियम की, यानी अल्टीमेटली अगर इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी होगा तो हम उनके इक्विलिब्रियम के मोशन इक्वेशन को लिखने की कोशिश करेंगे फोर्स के और सेकेंड लॉ लगा के। बात समझ में आ रही है क्या। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें न्यूटन सेकेंड लॉ की तो आप में से सबको पता होगा न्यूटन सेकेंड लॉ। आप में से सबको पता होगा कि ये होता है F इक्वल्स टू एम ए। ठीक है क्या, जो हमारे अभी काम का है। अब मेरे भाई इस F में ये जो है ना ये आपका नेट फोर्स है। ये तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट और ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही क्या। अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि आखिर अगर मान लो मेरे पास कोई एक बॉडी है एम मास का। ठीक है क्या। अब यार इस बॉडी पे इसके सराउंडिंग में क्या अनंत मासेस हैं, सेवरल मासेस हैं और ये सारे मास इस एम मास के बॉडी से इंटरेक्ट करेगा। यहां पे यहां पे यहां पे ना जाने कहां कहां पे बहुत सारे मासेस हैं जो इससे इंटरेक्ट करेगा। यानी इस पे लगने वाले फोर्सेस सेवरल होंगे, बहुत सारे होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। तो अगर मैं इस बॉडी पे नेट फोर्स लिखने चलूं यूजिंग वेक्टर एडिशन तो होगा क्या, क्या आप जोड़ पाएंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे, बिकॉज यार सोचो ना, यहां 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 अलग अलग मास, अलग अलग दूरी पे, अलग अलग पोजीशन पे, तो एंगल अलग अलग होगी। ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर 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 लगाएगा। इस तरीके से तो सेवरल मासेस है ना सराउंडिंग में। तो कहने का मतलब इतने डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट अमाउंट का फोर्स जब इस एम मास के बॉडी पे लगेगा और जब इतने सारे फोर्सेस का अपन वेक्टर सम करने चलेंगे यूजिंग वेक्टर, तो एसेंशियली होगा क्या कि हम फाइनल आंसर नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सारे हैं ना भाई, अनंत। मतलब आप समझो कि मतलब यार कितना ना जाने समय लग जाएगा, शायद आपका जीवन कम पड़ जाए इसके लिए। तो बाबा का प्रसाद न्यूटन सेकंड लॉ, उसने बोला रुक रुक चले रुक, नहीं करना पड़ेगा भैया कुछ, आपको नहीं लगाओ वेक्टर। वेक्टर हम ही ने बताया, बाबा ने बोला वेक्टर हम ही ने बताया, लेकिन हम ये भी बता रहे हैं कि यहां वेक्टर नहीं लगाना नेट फोर्स निकालने में। क्या करना है, तो तेरे को सीधे उस बॉडी जिसका मास m है उसके एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट लेना है और इनका प्रोडक्ट फोर्स की वैल्यू दे देगी आपको। ये है सेकेंड लॉ का इंपॉर्टेंस। वरना आपको तो सीधे लेगा कोई इक्वेशन सा है m इंटू एज फोर्स। आप अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहे थे अभी तक कि न्यूटन सेकंड लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्या है, इतना बड़ा कैसे है।
बिकॉज अगर हम किसी बॉडी पे नेट फोर्स लिखने जाएंगे तो विदाउट यूजिंग दिस लॉ अपन नेट फोर्स नहीं लिख पाएंगे। हाँ, इसमें भी केसेस है कि हम इस लॉ को तभी अप्लाई कर पाएंगे जब बेसिकली हम बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम से, तो उतनी कॉम्प्लिकेशंस पर भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको ये 11th का बेसिकली मतलब ईयर लॉन्ग कोर्स नहीं पढ़ाया जा रहा है। हम आपको इसमें उतनी ही बात बताएंगे जितनी की रिक्वायरमेंट आपको सीधे सीधे 12th के क्वेश्चन में मिलने वाली है, और जिससे कि आप वहां पे नहीं फंसेंगे। वरना तो यार न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में अपन 1.5 घंटे के 2 लेक्चर लेते, मिनिमम 3 घंटा। समझ में आ रही क्या बात? बहरहाल तो आप ये समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, एफ नेट फोर्स है, मास और एक्सेलरेशन को गुणा करेंगे तो एम मास के बॉडी पे जिसका एक्सेलरेशन ए है उस पे लगने वाला नेट फोर्स मिल जाएगा। समझ में आ रही क्या बात? अच्छा जी, अब अगर हम आगे बात करें कि ठीक है इसका हम सवालों में एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं। कई बार आपको 12वीं में ऐसा सवाल मिलेगा, लेट से ये एम मास का ब्लॉक है, ठीक है भैया। अब मान लीजिए कि अभी तो मैंने स्मूथ सरफेस बोल दिया, तो मेरे भाई स्मूथ सरफेस बोलने का मतलब म्यू 0, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0। मेरे भाई आपने क्या करा, अच्छा सवाल में मान लो बोला हुआ है कि इसकी रफ्तार आगे है कितना, u नॉट, ये इनिशियल रफ्तार है। ये कब की कहानी है, t बराबर 0 पे ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है क्या। फिर आपको बोला गया कि इस पे एक फोर्स पीछे की दिशा में लग रही है, जो रिटार्डिंग फोर्स है, समझो एफ नॉट, जो फोर्स इसको डीएक्सेलरेट कर रहा है। अरे बोलो ना यार, तो सुनो मेरी बात। अब अगर मेरे भाई इसकी वेलोसिटी आगे आगे जा रही है, फोर्स पीछे लग रही है, आप यहां से देख सकते हो नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगी एक्सेलरेशन उधर ही होगा। इसका मतलब यह है कि मैं कह सकता हूं कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन पीछे है, यानी ये रिटार्डिंग फोर्स है, यानी ये रिटार्ड हो रहा है, और एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाई मास। यहां से लिख लिया। एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी आगे कितनी, यू नॉट। मान लो इसमें कई सारे सवाल आपको पूछा गया। क्या क्या सवाल पूछा गया? पहला सवाल कि ये कितनी दूर जाके रुकेगा, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स। यह रुकने से पहले कितना चलेगा, रुकेगा क्यों? बात बहुत सिंपल है, बिकॉज रिटार्डिंग फोर्स है, आहिस्ते 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 इसकी रफ्तार घटेगी और कहीं ना कहीं जाके रफ्तार 0 हो जाएगी। तो जहां पे रफ्तार 0 होगी वहीं पे ये रुकेगा। ये बात तो समझ में आ गई? हाँ ठीक है, जाएगी जाएगी जाएगी, एक मोमेंट के लिए रुकी और पलटी मार के वापस जाएगी, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स तो भग नहीं रहा है। अरे मैं आगे जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं, मेरे को कोई पीछे खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है, मैं रुकूंगा, अभी भी पीछे खींच रहा, तो क्या मैं अब वापस आने लगूंगा और स्पीड बढ़ने लगेगी मेरी? सिंपल सी बात है, काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व होगी। अब तो यहां तक तो आपने न्यूटन सेकंड लॉ की बात करा, अब यहां पे काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व हो गया। आपको बोला गया, आप ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये फोर्स कांस्टेंट है, ये मास कांस्टेंट है, दोनों समान कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। कहां बोला गया था कि फोर्स आपका वेरिएबल है? कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं कहा गया, एफ नॉट कहा गया, कांस्टेंट है। तो अब क्या होगा मेरे भाई, जब आप लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मेरे भाई आपको पता है ये बात कि यहां पे यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगा लिए कि जहां पे रुका वहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल, तो हमने 0 कर दिया, v को 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देख मेरे भाई बात आप समझिए, आगे की दिशा को मैंने मान लो पॉजिटिव लिया और पीछे की दिशा को नेगेटिव लिया, इसलिए चूंकि इनिशियल वेलोसिटी आगे थी तो हमने प्लस यू नॉट लिखा, लेकिन एक्सेलरेशन पीछे है तो क्या मैं माइनस, बोलो ना क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन इज
मान लो ए नॉट, और ए नॉट की वैल्यू क्या होगा, एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम। माइनस क्यों लगाया, पीछे की दिशा नेगेटिव, इनटू जो आपका डिस्प्लेसमेंट एस है। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि एस इक्वल्स टू क्या दिखेगा मेरे भाई, बता, यू नॉट की स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 f नॉट, और ऊपर कितना चला गया आपका m, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिए मैंने क्या करा, इसको मैं इधर लेके गया, पॉजिटिव में था तो m ऊपर चला गया और 2 f नॉट नीचे आ गया, m ऊपर चला गया 2 f नॉट नीचे आ गया, चूंकि s की वैल्यू निकालनी थी। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आया, एंड एसेंशियली दिस इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑल्सो। अगर डिस्प्लेसमेंट यहां नेगेटिव में आता तो मैं इसका मैग्नीट्यूड को बोलता, चूंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आया है तो अंडरस्टूड है कि मैं इसके मैग्नीट्यूड को ही किसके बराबर बोल रहा हूं, डिस्टेंस ट्रैवल के बराबर। ये नहीं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है, अपन उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज उनकी यूनिट सेम है, हम उनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे। कभी डायरेक्ट हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रही है और जो है पलटी नहीं मारी है तो तब तक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवल के बराबर होगा। ये बात कतई सही नहीं है, ऐसा बोलना गलत है। सही क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रैवल के बराबर है। वी कंपेयर मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही है क्या? इसी में अगर आपको दूसरा सवाल पूछा जाता, क्या पूछा जाता दूसरा सवाल, कि मान ले आपसे यह पूछा जाता कि मेरे भाई टाइम कितना लगेगा, रुकने में टाइम कितना लगेगा। दूसरा क्या सवाल पूछा गया, टाइम टेकन टू स्टॉप। अगेन मेरे भाई इस सवाल को करने के लिए आप वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, कौन सी, v बराबर u प्लस ए टी। हालांकि आप यहां s बराबर यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर से भी सोच सकते हो, क्योंकि आपने रुकने तक कितना डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल लिया है आपने। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं क्यों जाऊं स्क्वायर वाले क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में यार, और मैं चाह रहा हूं इस सवाल को इंडिपेंडेंटली भी सॉल्व करूं। अगर मान ले इस सवाल में पहला वाला नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट दूसरा पूछा जाता, तो मैं यही वाला मेरे लिए सही तरीका होता ना यार। ये निकाल के मैं क्यों निकालने जाऊंगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर, जिससे वहां भी टाइम निकलेगा, लेकिन वो तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। पहले एस निकालो फिर टी निकालो। तो मैं सेकेंड पार्ट को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना चाहता हूं। कैसे, v बराबर यू प्लस ए टी, जहां वो रुका क्या, रफ्तार जीरो, यस, क्या इनिशियल आपका यू नॉट है, और मेरे भाई प्लस क्या माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम है, और मेरे भाई क्या ये टी निकल जाएगा, क्या बोलो टी इक्वल्स टू कितना होगा, ए सुरमा, क्या यू नॉट एम डिवाइडेड बाई, यू नॉट एम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एफ नॉट। समझ में आ रही है क्या बात, बोलो भाई। बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से आपको न्यूटन्स लॉ और काइनेमेटिक्स का समायोजन मिलेगा आपको 12th के सवालों में। आई होप आप कर लेंगे। हालांकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, वो जो पहला लेक्चर था ना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है वहां पे बच्चे काफी स्ट्रगल करते हैं। आप जब उस वीडियो को देखोगे तो आपको तीखा मीठा कहीं कहीं पे लगेगा। वो तीखा मीठा लगेगा इसलिए कि टॉपिक ही ऐसा है, जानबूझ के हमने टॉपिक वैसा लिया। अबे आसान आसान पढ़ाने का क्या मतलब है। हमें पता है कि वहां से सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं, और हमें पता है कि उन्हीं एप्लीकेशन में बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि 11वीं में भी बच्चे उन टॉपिक्स में फंसते हैं, इसलिए हमने आपको पढ़ाया। तो डर के भागना नहीं है, लड़ना है। जो लड़ेगा हो सकता है वही जीतेगा, जो भाग गया हो तो पहले हार गया। बात समझ में आ रही क्या? फिर बढ़े आगे, चलिए। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम मिलेगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ इक्विलिब्रियम के केसेस समझाऊं, केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम।
ए भाई, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पे आप समझो, अगर नेट फोर्स जीरो है बॉडी पे तो हम बोलेंगे बिचारी इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ रही है क्या? अब मान लीजिए मैं यहां पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। पहले तो एक बहुत ही सड़ा हुआ एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कि मान लीजिए यहां पे एक रस्सी है, एम मास का ब्लॉक लटका है। साथ ही साथ बीडी का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि 12th में भी फोर्सेस वाली बात आने वाली है, तो एक्सेलरेशन निकालने बोलेगा। अगर मान लीजिए चूंकि मोशन की बात वहां भी इंक्लूड हो जाएगी, तो ऐसे में आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो एफबीडी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, बिकॉज एफ बराबर एम ए। तो एक्सेलरेशन निकालिएगा तो नेट फोर्स लिखना पड़ेगा उस बॉडी पे लगने वाला, तो उसको लिखने दिखाने समझने का तरीका तो एफबीडी है हमारे पास। क्या करेंगे भाई? एफबीडी के लिए देखो ध्यान से, जब मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो क्या बिचारी एक टेंशन फोर्स इस पे ऊपर लगेगी और नीचे क्या लगेगा? mg। अगर तू डर रहा है तो मैं इसको अलग करके भी दिखा सकता हूं। ऊपर टेंशन T और नीचे क्या लगा? mg। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम पे है, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, लेट से मैंने इसको एक्स एक्सिस बोला, इस आसान से सवाल में भी मैं आपको एक्सिस दिखा रहा हूं ताकि आपको एक्सिस से सोचना आए, क्योंकि ये तो आसान सवाल है लेकिन सवाल हर बार आसान होता नहीं है। तो ऐसे में अगर आप ध्यान से देखिएगा, सिग्मा एफ वाई जीरो लिख सकते हैं आप, चूंकि इक्विलिब्रियम पे है तो सिग्मा एफ वाई भी जीरो है और सिग्मा एफ एक्स भी जीरो है। हालांकि एक्स की तरफ तो फिलहाल कोई फोर्स ऑफ एफबीडी में दिखा भी नहीं पा रहे हैं। तो y की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो एक बिचारी t लग रही है, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव माना, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव माना, टेंशन ऊपर पॉजिटिव लिया, mg मैंने नेगेटिव लिया, बराबर जीरो लिया, तो वी कैन सी t बराबर mg। ये मेरा इक्वेशन बन गया। बोलो भाई, समझ में आ रही क्या? अब मैं थोड़ा सा अगले प्रॉब्लम को देखूं, जहां पे मैं थोड़ा सा ढंग का प्रॉब्लम लेना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने आपको बोला, क्या बोला मैंने आपको मेरे भाई? मान लीजिए इस छत से इस तरीके से दो रस्सियां लटकी हैं, ठीक है क्या? और इस रस्सी से मेरे भाई वर्टिकल वर्टिकल लाइन इधर से मान ले अल्फा एंगल बना रहा है और इधर से बीटा बना रहा है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपको बोला जाए कि बिचारी एक ब्लॉक ऐसे यहां पे बंधी है, और ये बिचारी कहां? इक्विलिब्रियम पे है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, लटकी है बिचारी। क्या इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही है? तो जवाब होगा फोर्स इसमें बहुत सारे लग रहे होंगे, लेकिन उनका रिजल्टेंट जीरो है, नेट फोर्स नहीं लग रही है सर। यहां पे मैंने नेट फोर्स बोला है इक्विलिब्रियम होने के लिए, ये नहीं कि मैं इक्विलिब्रियम पे हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं। तो बोलेगा सर फिर नेट फोर्स जीरो है। सही बात है, न्यूटन सेकंड लॉ में एफ नेट फोर्स है, समझना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, मेरे में नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन ये भैया जी यहां बैठे हैं, ये भी मेरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मास मास का इंटरेक्शन। यहाँ कैमरा लगी है, इसमें मास, ये मेरे को इंटरेक्ट कर रहा होगा, पंखा लगा है यहाँ, अरे बोलो ना यार। तो कहने का मतलब सेवरल मासेस मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेरे पे फोर्स लगा रहे हैं, बट सत्य यह है कि उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है, जो कि हम वेक्टर के तरीके से जोड़ के नहीं निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली टू डू दिस, टू फाइंड नेट फोर्स, हमें न्यूटन सेकंड लॉ की जरूरत है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया। तो मेरे भाई, अगर यहां पे इक्विलिब्रियम में है तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगा इक्वेशन लिखने की। उन इक्वेशन से हमारा अननोन का वैल्यू आएगा।
बात मेरी समझो, बात मेरी समझो, बात मेरी समझो। यहां कौन है? दो रस्सियां हैं, दो रस्सियां हैं तो टेंशन दो लगेगी भाई। इस रस्सी का टेंशन को T1 बोला। ये टेंशन आप दिखाने का तरीका समझते हो। रस्सी का अपर पार्ट नीचे वाले पार्ट को ऊपर खींचेगा, रस्सी का नीचे पार्ट ऊपर वाले को नीचे खींचेगा। बहरहाल यहां पे मैंने टेंशन को T2 दिखाया। इस पे नीचे भैया क्या लग रहा है एमजी? अगर मैं आपके सुविधा के लिए इस बिचारी को अलग से यहां दिखाऊं ऐसे, तो आप बिल्कुल इस बात को मानेंगे कि सर नीचे इस पे वेट फोर्स लग रहा है और यहां पे एक टेंशन इधर T1 लग रहा है, जो कि वर्टिकल से मेरे भाई कितने एंगल पे है? बोलो, बीटा पे। और इधर एक T2 लग रहा है जो बेसिकली अल्फा एंगल पे है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? तो कहने का मतलब यह है कि मेरे भाई अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो देखो हमारे कितने प्यारे प्यारे से इक्वेशन आएंगे। बताओ, मैंने क्या बोला? मैंने आपको क्या पढ़ाया था भाई? जब 2 डायमेंशन पढ़ा रहा था तो वहां एक्सिस लेना सिखाया था। मैंने यहां भी एक्सिस ले लिया। हालांकि यहां एक्सीलरेशन 0 है तो मैंने इधर इधर एक्सिस ले लिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो क्या हो गया? अब अगर आप ध्यान से देखो, ए सुरमा चूंकि इक्विलिब्रियम पे है तो क्या सिग्मा एफएक्स भी 0 होगा? यस। अच्छा, एक्स के तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो आप देख सकते हो इसके लिए जो एक्सिस अपन चुनते हैं उस एक्सिस के तरफ फोर्सेस को हम ब्रेक करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं उसका। तो ध्यान से देखो, T2 का इधर का कंपोनेंट आएगा T2 साइन अल्फा, इधर आएगा T2 कॉस अल्फा। बच्चे इस T1 का इधर आएगा T1 साइन बीटा। कंपोनेंट लेना आता होगा। एक वेक्टर है, इधर से थीटा बना रहा है, ए वेक्टर, तो इधर वाला ए कॉस थीटा, इधर वाला ए साइन थीटा। आपने पढ़ा होगा जब भी अपन कंपोनेंट ऑर्थोगोनल कंपोनेंट लिखेंगे तो जिससे एंगल जुड़ा होगा उसको कॉस में, दूसरी वाली को साइन में, अपनी एंगल तो कॉस, पराई एंगल तो साइन। तो मेरे भाई x के साथ T2 अल्फा नहीं बना रहा, y के साथ बना रहा है, इसलिए y वाले को T2 cos अल्फा लिखा, x वाले को T2 sin अल्फा लिखा। और यहां पे मेरे भाई सिमिलरली T1 भी y के साथ बीटा बना रहा है, तो इसलिए y वाले को मैं लिखूंगा T1 cos बीटा और x वाले को लिखूंगा T1 sin बीटा। मेरे भाई क्या ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है? यस। तो अगर ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो क्या मैं दोनों को जोड़ दूंगा? ए सुरमा, हम यहां देख सकते हैं कि x के तरफ भी नेट फोर्स 0 है, मतलब मैं इक्वेशन लिख सकता हूं T1 साइन बीटा माइनस T2 साइन अल्फा। कहां गया भाई? T2 साइन अल्फा। क्या करा रे, क्या करा रे, क्या करा रे, क्या क्या क्या? मैंने लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया और राइट को पॉजिटिव ले लिया। ये मुझे आजादी है, मैं राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव, लेफ्ट को पॉजिटिव, राइट को नेगेटिव ले सकता हूं। कन्वेंशन इज आवर चॉइस। आंसर वही आएगा। अगर कोई बच्चा -T1 साइन बीटा प्लस T2 साइन अल्फा करेगा इक्वल्स टू 0 करेगा तो देख वही आएगा जो अभी भी आ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आया? ये एक इक्वेशन आ गई भैया। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन के लिए मेरे भाई आप देखोगे y के तरफ तो आएगा सिग्मा एफ वाई भी 0। ए सुरमा, अगर तू ध्यान से देखेगा तो ऊपर की तरफ दो जने लग रहे हैं, मैंने ऊपर को पॉजिटिव माना, नीचे को नेगेटिव माना। फिर से वही बात, तू ऊपर को नेगेटिव नीचे को पॉजिटिव मान सकता, वो तेरी इच्छा है मेरे भाई। अब क्या होगा? मैं ऊपर लिख सकता हूं T1 cos, बोलना, बीटा प्लस T2, बोल 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 बोल, यस 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 यस, क्या होगा? T2 cos अल्फा। ए सुनो ना, माइनस mg। हाय हाय, क्या बोला सर आपने? ध्यान से सुन। ऊपर के तरफ दो जने सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों ऐड हो गए। ऊपर वाला पॉजिटिव माना तो लिख लिया पॉजिटिव में, अरे देखना पॉजिटिव आगे कुछ लिखा है क्या? और नीचे वाला नेगेटिव माना है, mg नीचे लग रहा तो मैंने माइनस mg लिखा। और नेट फोर्स साहब कितना है बताओ? 0। तो इक्वेशन आ गया T1 cos बीटा प्लस T2 cos अल्फा इक्वल्स टू mg। अच्छा सुनो, अब ये हमारा इक्वेशन 2।
T1 T2 दो अननोन, मास गिवन, अल्फा बीटा गिवन, T1 T2 दो अननोन। मान ले तेरे से इस सवाल में पूछता कि बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग्स क्या है, यानी तेरे से इस सवाल में अगर यह पूछा गया होता कि T1 कितना होगा, T2 कितना होगा, तो ये सुरमा बता, तेरे पास दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व होंगे नहीं होंगे? दो इक्वेशन है, दो अननोन है, घर घर बच्चा बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है, बशर्ते कि तेरे को पेन चलाना पड़ेगा। तो मैं यही सिखाना चाह रहा था कि न्यूटन सेकंड लॉ लगा के आप इक्वेशंस कैसे लिखोगे, क्योंकि इन्हीं इक्वेशंस का लिखने का काम आपको 12th के पोर्शन में भी आपको मैकेनिक्स इन्वॉल्विंग सवाल में दिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे भाई कि अब मैं एक नया सवाल लेता हूं जिसमें मेरे को क्या करना है। सवाल ऐसा है कि मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि एक छत है और इस छत से दो रस्सी सेम लेंथ की है और उन दोनों रस्सी से दो गेंद लटकी हुई है। बात समझ में आ रही है क्या? ये दोनों रस्सियां सेम लेंथ की है मेरे भाई। आपको बोला गया दोनों रस्सी की अगर लेंथ सेम है और ये दोनों रस्सियां वर्टिकल से अल्फा और बीटा एंगल बना रही है। उसने आपसे ये कहा नहीं है अल्फा के बारे में कि कौन ज्यादा कौन कम दोनों बराबर, बस उसने बोला है कि अल्फा एक बना रही है दूसरी बीटा बना रही है। आपको डिसाइड करना है कि अल्फा ज्यादा है बीटा से या अल्फा कम है बीटा से, या तीसरा अल्फा बराबर है बीटा के, या चौथा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। भला ऐसा कैसे हो सकता है? या तो बराबर होगी, या तो छोटी होगी, या तो बड़ी होगी। चलिए देखते हैं सवाल पूरा। अगर कंप्लीटली अपन यहां पे देखें तो सवाल में यह बोला गया कि दोनों का मास इक्वल है, यानी दोनों बॉल एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रही है रिपल्सिव, जिसका F0 नाम दे दिया। अब ये F0 फोर्स दोनों मास एक दूसरे पे लगाया, सर मास तो अट्रैक्ट करता है, कैसे लगाया वो बात आपको नहीं सोचना है। सवाल ने बोला है कि इस पे इधर F0 लग रही है, इस पे इधर F0 लग रही है, इसका कोई और कारण हो सकता है। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे कि हो सकता है इस पे कोई चार्ज हो और चार्ज का फोर्स अगर सेम साइन का चार्ज हो तो अवे लगती है। मैं तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक डिराइव क्वेश्चन ले रहा हूं 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोर्शन से। बेसिकली जो चीज अभी तक मैंने आपको समझाया उसका एक रिलेटेड कनेक्टिव प्रॉब्लम आपको दिखाना चाह रहा हूं, जिससे चीजों को आप बहुत ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए और कनेक्ट कर पाए डायरेक्टली कि अच्छा हाँ ये तो देखो ना ऐसे ही तो हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर दोनों का मास इक्वल है, इतना दिया गया सवाल में, दोनों का मास इक्वल है, तो नीचे क्या इसका भी mg लगेगा और इसका भी तो mg लगेगा। एंड मेरे भाई मैंने बोला कि इस पे टेंशन डेवलप है T1 और इस पे टेंशन डेवलप है T2। ये भी एक सवाल का पार्ट है, ये भी एक सवाल का पार्ट है कि पांचवा अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ T1 ज्यादा है T2 से, या बताओ T1 कम है T2 से, या क्या ऐसा है कि T1 बराबर है T2 के। ये कई सारे ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से सही आपको चुनना है। समझ में आ रही क्या बात? तो आइए पहले इन सवालों का आंसर अपन ढूंढते हैं। बात बहुत ही सिंपल है, आप समझो। यहां पे जो ये फोर्स लग रही है, बोला यह गया है कि दोनों बॉल्स both balls are at equilibrium। अगर दोनों गेंद मेरे भाई इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि दोनों पे लगने वाला फोर्स का रिजल्टेंट, यानी इस पे जो नेट फोर्स लग रही है वो भी जीरो है और इस पे जो नेट फोर्स लग रही है वो भी जीरो है। इसका मतलब यह है कि इस पे अगर मैं इस गेंद पे देखूं जिसको ए नाम दिया और इस गेंद पे देखूं जिसको मैंने बी नाम दिया, तो मैं इधर प्रॉपर एनालिसिस देखता हूं।
इस ए नाम के गेंद को ध्यान से देखोगे तो इधर mg लग रही है, इस पे fbd बनाया मैंने, और मेरे भाई इधर कौन लग रही है, एफ नॉट लग रही है। अरे बोलो ना यार, और क्या टेंशन इधर लग रही है T1। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात तुम समझो। अगर इस पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इन दोनों फोर्स में कौन, एफ नॉट और mg का रिजल्टेंट, ये वाली। अरे यार, पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया। एफ नॉट और mg का टेल से टेल मिला हुआ है, तो वो वाली डायगोनल जो दोनों के टेल से निकलेगा, क्या ये वाली डायगोनल मेरे भाई एफ नॉट वेक्टर प्लस mg वेक्टर कहलाएगा। अब अगर इस वाले गेंद पे नेट फोर्स 0 है तो ऐसा तभी संभव है जब मेरे भाई ये T1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू क्या एफ नॉट प्लस mg वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं, इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो वेक्टर भी इक्वल होना चाहिए। क्यों क्यों इक्वल वेक्टर होना चाहिए क्या, नो नो नो, अपोजिट होना चाहिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कहने का मतलब इसका और इसका अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, इधर 10 न्यूटन तो इधर 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अब आप मेरी बात समझिए, मैं अगर इस एंगल को अल्फा बोल रहा हूं ये, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि ये एंगल अल्फा है। अब हम चलते हैं बी वाले गेंद में। ये बी वाला गेंद आपका, इस पे टेंशन T2 इधर लग रही है, और इस पे दो और फोर्स में से एक एफ नॉट इधर लग रही है और एक mg इधर लग रही है। मेरे भाई, क्या इनका रिजल्टेंट ये होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होना चाहिए, अपोजिट टू दी T2 वेक्टर, बिकॉज इन दोनों का रिजल्टेंट इसको कैंसिल करेगा। जैसे कि यहां पे एफ नॉट और mg मिलकर T1 को कैंसिल किया, वैसे ही यहां पे एफ नॉट वेक्टर प्लस mg वेक्टर विल कैंसिल T2, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा बी पे। बात नहीं आ रही है समझ, तो कहने का मतलब आप समझिए मेरे भाई, बात ध्यान देने वाली है, ध्यान भटकाइए मत आप ध्यान से समझिए कि अगर मेरे भाई ये एंगल बीटा है तो क्या ये भी बीटा है, यानी क्या मैं कह सकता हूं कि ये एंगल बीटा है। अब आप मेरी बात समझो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि ये वाला ट्रायंगल का ये साइड mg है, इस वाले ट्रायंगल का भी ये साइड mg है, ये वाला जो डायगोनल है और ये वाला जो डायगोनल है सेम लेंथ का है। चूंकि आपने वेक्टर में पढ़ा है कि सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स को एक सिंगल प्रॉब्लम में सेम लेंथ के वेक्टर से दिखाएंगे, एरो से दिखाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाली भी अगर एफ नॉट प्लस mg है तो ये वाली भी क्या एफ नॉट प्लस mg होगी, तो ये लेंथ इसके बराबर होगी। ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में आपको पढ़ाया गया है। अब अगर ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो तीसरी वाली तो बराबर होनी ही पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, दोनों तो सिमिलर है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू बीटा, अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू बीटा। और मेरे भाई, अगर अल्फा मस्ट बी इक्वल टू बीटा है तो बात समझने वाली है कि जब अपन इक्वेशन लिखेंगे, चूंकि यहां नेट फोर्स 0 है, तो व्हाट वी कैन से इज इधर का कंपोनेंट, इधर का कंपोनेंट, ये अल्फा तो ये अल्फा, तो ये T1 कॉस अल्फा और ये T1 साइन अल्फा। बोलिए ना, उल्टा हो गया बच्चे।
ये क्या हो जाएगा अल्फा, तो ये हो जाएगा T1 साइन अल्फा और ये हो जाएगा T1 कॉस अल्फा। इसी तरीके से मेरे भाई अगर आप देखेंगे इधर T2 के दो कंपोनेंट्स आएंगे, ये बीटा, तो बच्चे क्या ये भी बीटा होगा, यानी ये T2 कॉस बीटा और ये T1 साइन बीटा। अब चूंकि आपको कहा गया है कि दोनों गेंद इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस का सम जीरो होगा। तो वर्टिकल अगर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है तो व्हाट वी कैन राइट इज T2 cos बीटा इक्वल्स टू mg। यहां पे क्या लिख सकते हैं, T1 cos अल्फा इक्वल्स टू mg। और भी यहां क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल के लिए तो ये लिख दिया, हॉरिजॉन्टल के लिए लिख सकते हैं F0 इक्वल्स टू T1 साइन अल्फा। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। और बच्चे क्या लिख सकते हैं, सोचो ना, क्या अपन लिख सकते हैं अगेन F0 इक्वल्स टू T1 T2 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 साइन बीटा। अब सुनिएगा, अब जब मेरे को पूछा गया था कि T1 और T2 का संबंध बताओ, क्या दोनों एक दूसरे के बराबर, कौन बड़ा या कौन छोटा, तो आप पहले चूंकि अभी अभी प्रूफ कर चुके हैं कि भाई अल्फा बराबर है बीटा के और F0 तो सेम चीज है, और अल्फा किसके बराबर, बीटा के, यानी साइन अल्फा साइन बीटा बराबर, तो F0 के बराबर, साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर। तो क्या इसका मतलब है, अगर मैं इसको इक्वेशन 4 कहूं और ये इक्वेशन आपका 5 है, तो अपन कह सकते हैं इक्वेशन किस किस से भाई, 2 4 5 से, 2 4 2 4 5 से क्या कह सकते हैं कि हमारे पास T1 और T2 का रिलेशन ऐसा है कि T1 T2 के इक्वल है। बात समझ में आई क्या, T1 T2 के इक्वल है। आई थिंक आपको ये पूरा जो डिस्कशन है वो समझ में आया होगा। ऐसी ही बातों की रिक्वायरमेंट आपको होगी जब आप 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे या मैग्नेटिज्म में उधर जाके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे वगैरह वगैरह में, ऐसे मैकेनिक्स एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे। इनिशियली आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में दिख जाएगा। समझ में आ रही क्या बात, तो आशा करता हूं ये पूरा डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। मेन मुद्दा हमारा इक्वेशन लिखना था इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कशन कर लिया जिसमें हमारे एफबीडी की रिक्वायरमेंट पड़ी और हमें वेक्टर की जरूरत पड़ी। हमने ये रिलेशन निकाला कि अल्फा किसके बराबर है, बीटा के बराबर, और T1 T2 एक दूसरे के इक्वल है। आइए इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। यहां पे इस बार हम क्या करेंगे, लेट से आपको बोला गया कि भाई इस बार लेंथ ऑफ रस्सी तो वही लिया मैंने, लेकिन इस बार मेरे भाई दोनों का मास अलग अलग है। ये इस पे F0 लगा तो रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, ये भी F0 लगा रहा है, लेकिन अब इस पे 4 mg m1g लग रही है और इस पे लग रही है m2g। अच्छा आप बोलोगे सर m2g का एरो क्यों बड़ा दिखाया, चूंकि मैं आपको ऐसा कहने वाला हूं कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 जो m1 से ज्यादा है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए तो घर घर बच्चे बच्चे को ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और आपसे बोला जाए बताओ अल्फा बीटा से ज्यादा, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं, है ना, अल्फा बीटा से ज्यादा, दूसरा बोला जाए अल्फा बीटा से कम, तीसरा बोला जाए अल्फा बीटा के बराबर, चौथा बोला जाए नन ऑफ दीज। तो आई थिंक आप आंसर कर सकते हैं। सोचो क्या आंसर होगा, सोचो क्या आंसर होगा, सोचो क्या आंसर होगा।
बहुत सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो कि ये फोर्स तो इसके इक्वल है ही मैग्नीट्यूड में, और ये ज्यादा एरो का फोर्स है। आपको मास्टर ने वेक्टर में पढ़ाया है कि अगर 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 दो फोर्सेस का रिजल्टेंट लिखोगे तो रिजल्टेंट बड़े वाले फोर्स से क्या पढ़ा है बोलो, क्या मैं बोलने वाला हूं? रिजल्टेंट बड़े वाले फोर्स से छोटी एंगल बनाती है। सोचिए ये कौन? बीटा एंगल है। अच्छा सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं इसके लिए ये डायग्राम बनाना चाहूं तो इधर mg और ये आपका एफ नॉट तो सेम लेंथ ऑफ एरो से दिखाओगे। अगर आप ध्यान से देखो तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होगा इधर, बोलो भाई ये वाली, और ये एंगल बीटा होगा। मेरे भाई ये है आपका F0 प्लस M2G, और मेरे भाई ये है आपका F0 प्लस M1G। यहाँ M1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? M1G। बात समझ में आ रही है क्या? अब सोचो, अभी अभी मैंने आपको रिकैप करवाया कि 11वीं में वेक्टर में आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो रिजल्टेंट वेक्टर बड़े वाले से कम एंगल बनाता है। तो भाई एक बात बताओ, बड़ा कौन है? M1G बड़ा है कि M2G बड़ा है? तो आप बोलोगे सर M1G बड़ा है, M2G बड़ा है। तो M2G बड़ा है और ये तो कॉमन है। इसका मतलब रिजल्टेंट वाला ये जो रिजल्टेंट है इस M2G से बीटा बना रहा है। वो अल्फा है ना? ये अल्फा है ना बच्चे? चलो ये अल्फा है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा ज्यादा एंगल है क्योंकि ये इससे ज्यादा सटा हुआ है, तो हम कह सकते हैं बीटा कम है और अल्फा ज्यादा है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज चूंकि M2G ज्यादा है इससे, M1G से, तो जो ज्यादा होगा उससे एंगल कम बनेगा। बड़े वाले हेवियर मैग्नीट्यूड वाले से एंगल कम बनता है। मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, वेक्टर का एप्लीकेशन था ये। बात समझ में आ रही है क्या? इसी में एक और सवाल मैं कर लेता हूं और उसके बाद जो है अपन इस लेक्चर को एंड करेंगे। लेट्स से इसी में एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिया, कि मान लीजिए आपको बोला गया ये L और ये L लेंथ का दो रस्सी है, ये दोनों एंगल थीटा थीटा है, और इधर फोर्स F0 लग रही है और इधर भी फोर्स F0 लग रही है। इस पे मास m है तो mg फोर्स लगा, इस पे मास m है तो mg फोर्स लगा। आपको बोला गया कि बताओ दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा। आपको बोला गया कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर d है, क्या है? d है, तो d की वैल्यू बताओ। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, अच्छा बोला गया है कि ए और बी सही से मैं आपको दिखा के लिखता हूं, ये ए और बी, ए एंड बी एट इक्विलिब्रियम, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आपको दिया ताकि आप प्रॉपर्ली इक्वेशन लिखें और इक्वेशन लिख के थोड़ी सी मैथ्स लगा के आप डी की वैल्यू निकालें। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जेई में। मेरे भाई सुनो मेरी बात, क्या करेंगे? करेंगे वही काम जो आपको सिखाया गया कि अगर दोनों इक्विलिब्रियम पे है, अच्छा तो ऐसे में क्या होगा आप सोच सकते हो। अब मैं यहाँ ना बच्चा नहीं बनूंगा यार, सीधे सीधे काम कर सकता हूँ। बोलो ये टेंशन टी, तो इधर वाला है ये थीटा, तो ये थीटा, बोलो ना यार, तो ये होगा टी कॉस थीटा और ये क्या होगा? टी साइन थीटा, है ना? तो आप इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? F0 बराबर टी साइन थीटा। एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरा इक्वेशन बच्चे क्या लिख सकते हैं? बोलिए, mg बराबर टी कॉस थीटा। ये इक्वेशंस किस लॉ से लिख रहा हूं? सेकंड लॉ से। क्या मान के? कि वर्टिकल में नेट फोर्स 0 है,
net force along vertical 0, this implies this, and net force along horizontal equals to 0, this implies ये। समझ में आई क्या बात? अब तो मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लगा रहा हूं, है ना? तो सुनो मेरी बात। अब ये हो गया, आपको पूछा ये गया था कि डी का वैल्यू बताओ, तो डी का वैल्यू बताओगे कैसे? अच्छा, एक अप्रोक्सीमेशन भी सवाल में दिया हुआ था, थीटा इज स्मॉल, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आप सोचोगे, अगर आप 1/2 करोगे तो बच्चे ऐसे में क्या हो जाएगा, t sin थीटा बाई t cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा रे, बोलो ना, f0/mg छम छम क्या होगा बोलो, क्या tan थीटा इक्वल्स टू बच्चों क्या f0/mg आएगा? बिल्कुल आएगा। मेरे भाई आपको डी निकालना है, यानी डी इस इक्वेशन में इन्वॉल्व करना है। कैसे इन्वॉल्व करोगे मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तुम किसी एक ट्रायंगल को ध्यान से देखो, दिख रहा है तुम्हें ट्रायंगल? नहीं दिखा ना? दिखेगा तो दिखेगा, देख ये दिखा ट्रायंगल? इस ट्रायंगल में क्या है, ध्यान से देखो, क्या ये d/2 है? तुम्हें समझ में आना चाहिए d/2 है। अरे भाई ये आधा, ये एंगल थीटा, ये एल, तो ये आधा ही तो होगा, तो क्या हो गया d/2? ये कितना l, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना थीटा, तो मेरा भाई साइन थीटा तो क्या लिख सकता है, b/h। अच्छा साइन थीटा क्यों लिया? ताकि मेरा d/2 इन्वॉल्व हो पाए। बोलो ना यार, कॉस थीटा लूंगा तो ये आएगा ना यार, इसके क्या रिक्वायरमेंट है? क्वेश्चन में डी पूछा है ना, तो डी लेने के लिए ये वाला साइड को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर ये थीटा है तो इस साइड को इन्वॉल्व करने के लिए तो परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एल, तो कितना आएगा साइन थीटा d/2l। अब यहां टेन थीटा है, साइन थीटा कैसे लाओगे? अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में बोल दिया गया था थीटा इज वेरी स्मॉल। तो चूंकि थीटा इज स्मॉल, सो साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा। तो आगे आप लिख सकते हैं दिस इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा, तो f0/mg। सो मेरे भाई क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू d/2l बराबर f0/mg। तो मेरे भाई आपको समझ में आना चाहिए कि f0l इंटू 2 चला गया /mg, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आई क्या बात? बोलो भाई। तो इतना ही जो आपका डिस्कशन है केस ऑफ इक्विलिब्रियम पे और न्यूटन सेकंड लॉ पे, बेसिकली इतना ही आपके काम का है फ्रॉम द चैप्टर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। समझ में आ रही क्या बात? तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। पेन कॉपी लीजिए और इन सवालों को प्रैक्टिस करिए, इक्वेशन लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप इक्वेशन लिख नहीं पाएंगे तब तक आपसे सवाल बनने वाला नहीं है। ठीक है क्या? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।